माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल CN अन्नूदुराई। माननीय सदस्य, अगर सदन की गरिमा को तोड़ोगे तो कार्रवाई करनी पड़ी। बैठ जाइए, प्लीज बैठे। बैठ। प्रश्न संख्या बस प्रश्न संख्या 1 श्री CN अन्नादुराई, सेकंड नाम बुलाइए। श्री G सेल्वम, मंत्री जी। माननीय मंत्री महोदय। Sir, the answer has been placed on the table of the House. श्री मणिकम टैगोर। Thank you, sir. Sir, the question is relating to the Udan scheme in Tamil Nadu, sir. He has given a detailed answer on Udan, but my question is related to the Madurai Airport. And Madurai Airport connectivity is a major issue, sir. Now, as Honorable Minister knows that Madurai Chennai connectivity has been reduced. Now it is only 4 flights are there. Earlier there was 8 flights to Chennai, and now the flights has been reduced, and to Bangalore also the reduction in the flight has come. Therefore, I request that Honorable Minister will assure the House that connectivity to Madurai Chennai as well as to Madurai Bangalore, the frequency will be increased. Thank you so much, sir. Sir, Madurai has been one of the most important airports in Tamil Nadu, and with the same intention, the Government of India has also put in a lot of efforts to develop the Madurai airport. And especially one thing that I wanted to mention to the Honourable Member is also that when the request came for 24/7 operations of the airport so that the connectivity improves, not only domestically but internationally also. It was taken up in a very positive manner and it has been done. The international airport status also is under active consideration, and the connectivity that has been mentioned by the Honourable Member will also be taken up with the selected airlines, which will have the capacity to run it. But in this Government of India, and especially the Ministry of Civil Aviation, we consider Madurai as a very important destination, both internationally and domestically, and we will promote it from our side. क्वेश्चन नंबर 2। आज नई परंपरा का प्रयास कर रहा हूं। मेरा प्रयास है कि सभी माननीय सदस्यों को 20 के 20 उत्तर आए, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय भी 20 तक का इंतजार करते रहे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सर। बजेंद्र सिंह ओला। क्वेश्चन नंबर 2। माननीय मंत्री महोदय। महोदय, उत्तर सभापति। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि राजस्थान देश में सबसे ज़्यादा टोल दे रहा है और विगत पिछले 5 साल में, जैसा आपने उत्तर में बताया है, लगभग 29,700 करोड़ रुपए का टोल राजस्थान से संग्रह किया गया है। और दूसरी तरफ टोल रोड की हालत बहुत दयनीय है। जयपुर दिल्ली का और अजमेर तक जो नेशनल हाईवे नंबर 48 है, उसमें मैं समझता हूँ हमारे हाथों पे से है कि उसमें सबसे ज़्यादा टोल देश में आया होगा। पर उसका माननीय मंत्री जी ने, गडकरी जी ने निरीक्षण किया था आज से 8 साल पहले, और उसमें कहा था कि ये 1 साल में तैयार हो जाएगा। आज भी उस पर टूटी फूटी सड़क है, कई जगह वो लेन नहीं है, साइड लेन, सर्विस लेन, और कई जगह पुलों का काम 3-3 साल से चल रहा जो पूरा नहीं हुआ। इसी तरह से जयपुर से अजमेर रोड, आप एक पूछो, उसके बाद सप्लीमेंट्री देंगे। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य जी ने प्रश्न किया था, हमने उत्तर उनको दिया है। राजस्थान राज्य में टोल नए राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 8,800। आप इसको पढ़ो मत, आप तो इन्होंने पूछा जिसका उत्तर दो। मैं वही दे रहा हूँ कि जैसा उन्होंने बोला है कि ज़्यादा टोल है, ऐसा नहीं है। जो 8,868 किलोमीटर जो रोड है वो NH की है, और जो कि टोल की संख्या जो है वो पूरे राजस्थान में 174 टोल है।
और पूरे देश भर में 1144 टोल हैं। और इन्होंने माननीय सदस्य जी ने कहा कि टोल नज़दीक मतलब आई मीन ज़्यादा लगे हैं या नज़दीक ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है। पूरे राजस्थान में जो एक टोल से दूसरे टोल की दूरी है वो 51 किलोमीटर की है, और पूरे देश भर के अंदर जो टोल की और जो दूरी है वो 48 किलोमीटर है। इसलिए राजस्थान में दिल्ली जयपुर का जो सेकंड क्वेश्चन था, ये मैंने पहले का आंसर दे दिया। दूसरा उन्होंने बोला राजस्थान में दिल्ली जयपुर के अंडरपास जून 2026 तक पूरे हो जाएंगे। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में सबसे ज़्यादा, जैसा मंत्री जी ने बताया, टोल प्लाजा है। इसमें से कितने टोल प्लाजा ऐसे हैं जो अवधि पूरी होने के बाद भी या तो नाई द्वारा या कंसेशन द्वारा उन पर टोल वसूला जा रहा है, और क्या इन टोलों पर समुचित व्यवस्था है एम्बुलेंस की और दूसरी तरह की फ़ोन की? जब एक्सीडेंट हो जाता है तो एम्बुलेंस आने में 2-2 घंटे लग जाते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक फतेहपुर को जाता है 52 नंबर NH, उस पर विगी दोनों 7 व्यक्तियों की मृत्यु एक्सीडेंट में हो गई और उनको 2 घंटे तक एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिली। तो सरकार क्या इस पर कोई एक्शन लेगी कि तब टोल वसूला जा रहा है फिर भी उन पर सुविधा नहीं है, और जिनकी टोल अवधि समाप्त हो गई उनका टोल बंद करके जनता को कब तक राहत देंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क 2008 के नियमानुसार टोल संग्रहण किया जाता है, और जैसा उन्होंने माननीय सदस्य जी के द्वारा बोला गया कि जो टोल संग्रहण होने के साथ ही उसकी मेंटेनेंस और बाकी नियमों के अनुसार ही हम उस पर रोड पे कराते हैं। एम्बुलेंस की भी सुविधा टोल प्लाजा के पास रहती है, और भी जो वेसाइट इम्यूनिटीज़ हैं उन सारी सुविधाओं को भी राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा दिया जाता है। अगर कोई पर्टिकुलर केस आपके द्वारा मुझे बताया जाएगा तो उसका अलग से उत्तर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 श्री अरुण कुमार सागर। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखिए। माननीय सदस्य हैं क्या? जी सर। तो क्वेश्चन पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और गरीब कल्याण नेतृत्व में शहरी आवास को नई दिशा मिली है। माननीय मंत्री महोदय ने अपने लिखित उत्तर में यूपीए काल की JNNURM और BSUP योजना की जानकारी दी। माननीय, मैं जानना चाहता हूं कि किन योजनाओं के समाप्त होने के बाद शहरी गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या नए सुधार किए हैं, और इसका लाभ देश के गरीब लोगों को कैसे मिल रहा है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यूपीए सरकार के समय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना लागू किया गया था 2005 में, और 2012 तक के योजना चला। इस योजना के माध्यम से 7 लाख आवास स्वीकृत किया गया था और 12 लाख करोड़ इसमें खर्चा किया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहा है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरीकरण मिशन के वर्टिकल BSUP के तहत और प्रधानमंत्री आवास योजना में अंतर क्या है तो और लाभ कैसे मिलता है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मोदी जी की सरकार ने शहरी विकास और आवास के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति की नींव रखे हैं। यह नींव केवल ईंट और गारे का नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों को साकार करने की कहानी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत माननीय मोदी सरकार की नीतियों का पथ प्रदर्शक है, और इसीलिए प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाएं समाज के अंतिम छोर तक विकास की किरणें पहुंचाने का सार्थक प्रयास कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2014 के पहले की सरकारों ने विकास के नाम पर केवल खाना पूर्ति किए, योजना या तो कागजों में सिमट करके रह गया या घटिया निर्माण होने के कारण उसका लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचा। चाहे वह जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन हो या राजीव आवास योजना हो, इसका लाभ लोगों को उस तरह से नहीं मिला। केवल नारा लगाते रहे
हम भूख मिटाएंगे, हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन न तो गरीबी हटी न भूख मिटी। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबी हटाने का काम यदि किसी ने किया है तो आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़े हमारे सामने कठोर सच्चाई को रखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में 6.54 करोड़ लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। यह आंकड़ा हमें उस विशाल चुनौती को याद दिलाती है जो शहरी गरीबों के सामने थी। एक ऐसा जीवन, न सर के ऊपर पक्का छत, न पीने के लिए स्वच्छ पेयजल और न ही सम्मान की कोई गारंटी। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने इस चुनौती को न केवल स्वीकार किया बल्कि इसे अवसर में भी बदला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 जून 2025 से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लागू हुआ। इस योजना के माध्यम से हम पात्र लाभार्थियों को आल वेदर पक्के आवास उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मांग आधारित योजना है। राज्य सरकारों की मांगों के आधार पर हमने इस योजना के माध्यम से 1,22,64,000 से भी ज़्यादा आवास स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 98 लाख से भी ज़्यादा आवास पूरे कर लिए गए हैं और जनता को समर्पित भी कर चुके हैं। 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय सरकार के सहयोग से 1 करोड़ से भी ज़्यादा परिवारों के 5 करोड़ लोगों के चेहरे पर मुस्कान सजाने में यह योजना कामयाब रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, और सबका साथ सबका विकास इस मंत्र के अनुरूप माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 लाख से अधिक आवास अल्पसंख्यकों को, 24 लाख से अधिक आवास SC/ST समुदाय के हमारे भाई बहनों के लिए और 42 लाख से भी अधिक आवास पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का इंस्टीट्यूट स्लम वर्टिकल विशेष रूप से झुग्गी झोपड़ियों को आवास प्रदान करने के लिए होता है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के माध्यम से 90 लाख आवास महिलाओं के नाम से स्वीकृत किया गया है, जिससे महिलाओं का जीवन भी बेहतर हुआ है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मान्यवर, मेरा दूसरा पूर्व प्रश्न है कि माननीय मंत्री महोदय से महोदय, देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गरीब हितैषी सोच में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना ने शहरी गरीबों को पक्का घर, इज्जत और सुरक्षित जीवन दिया है। माननीय सदस्य, आप दूसरी बार के सदस्य हो, प्रश्न बिना पढ़े बोलना की तैयारी करो। ठीक सर। कृपया बताएं कि मेरे क्षेत्र में इससे कितने परिवारों का सपना पूरा हुआ है। माननीय मंत्री जी, संख्या बता दो आप तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बता देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शाहजहांपुर का भी बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में हमने 21 लाख से भी ज्यादा आवास स्वीकृत किए हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश का पूछा, इसलिए जवाब दे रहे हैं वे। जिसमें से 17 लाख बैठे जवाब नहीं करते हैं। घरों में काम प्रारंभ हुआ और 17,17,000 आवास पूरे कर चुके हैं, लाभार्थियों को सौंपे भी जा चुके हैं। शाहजहांपुर के लिए 25,481 घर स्वीकृत हुए हैं, 25,129 घरों में काम प्रारंभ हुआ, 24,203 घर लाभार्थियों को पूरा करके सौंपे भी जा चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री नरेश गणपत मस्के। माननीय मंत्री महोदय जी, उत्तर पटल पर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, श्री गोविंद कारोजोल। I raise question number 5. माननीय मंत्री महोदय, क्वेश्चन नंबर 5 पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। Honorable Speaker, sir, in the reply it has been stated that the water is being a state subject as reported by the government of Karnataka. 169 complaints, irregularities have been received, and that the state government has been requested to take necessary action in respect of these irregularities allegations. However, no action has been taken by the government of Karnataka on the irregularities identified in my
parliamentary constituency, Chitradurga. Second, sir, it has been informed that the Chitradurga district, out of 3,81,012 households, 3,36,248 household tap connections have been provided. However, during my personal inspection, several villages in my constituency observed that the claimed 88.25% household connections have not been actually provided on the ground. In view of the above, I request the Honorable Minister to kindly constitute a technical expert team to conduct the inspection in Chitradurga district and take necessary steps to ensure the supply of safe and quality water to all the households in my constituency. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य ने प्रश्न पूछा है उसके बारे में, चित्रदुर्ग के बारे में उन्होंने कई महीनों के पहले भी पत्र लिखकर, 3-4 पत्र लिखकर भी उन्होंने डिटेल मांगा था। हमने स्टेट से उसके बारे में डिटेल मंगवाई, मगर आज तक उन्होंने जो डिटेल दिया नहीं है। मगर चित्रदुर्ग जिले में कुल 3.81 लाख ग्रामीण परिवारों में से 3.36 लाख परिवारों में से 88% को नल जल कनेक्शन मिल चुका है। जो जल जीवन मिशन के अंदर जितना भी उनको ग्रांट आवंटन किया जाता है, उसके ऊपर खुद स्टेट अपना काम करती है, वही टेंडरिंग करती है, वही डीपीआर भी बनाती है और वही कंप्लीशन करके हमें रिपोर्ट भी करती है। और माननीय आप जानते हैं कि इसके बारे में कई बार जो कंप्लेन हुई थी, इसके कारण माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी निर्देश दिए थे, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम टीम बनाकर भेजे हैं, अलग अलग टीम ने उसका रिपोर्ट भी दिया है और उसके आधार पर हमने स्टेट को भी रिपोर्ट देकर उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए किया गया है। और पूरे देश में बहुत से करीब 4,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। चित्रदुर्ग में भी अगर कोई कमी मिलेगी तब उसके ऊपर काम करेंगे। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री, आप सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं माननीय सदस्य? नहीं सर, नहीं। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, श्री बेनी बेनन। माननीय मंत्री महोदय, सभापति, ऑनरेबल मेंबर। Sir, Kerala's several instances of road failure have been occurred, resulting in accidents and loss of human life. Sir, in his reply, Honorable Minister stated that a committee is appointed for the inquiry. Sir, in this national highways, this contract agreement is two types. One is EPC model and HAM model. So both this agreement, the responsibility for preparation of the road design rested with the contractors themselves. That such designs are often not prepared in accordance with the local terrain and soil conditions. That adequate soil testing is not conducted. And scientific and monitoring supervision during construction are inadequate. And whether the government proposed to take a sub-independent agency for design, preparation, supervision, and scientific monitoring of national highway construction. Sir, also, and the Parliamentary Public Accounts Committee has submitted a study report regarding the construction failure, structural defects, and road collapse in the national projects executed by the National Highway Authority. And if so, the major findings and the recommendations of the committee and the action taken by the central government thereon, including corrective measures to prevent recurrence of such failure. महोदय, ये जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग 66 का है, जो कि विभिन्न संरचनाओं पे जो घटनाएं घटी हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, ये करीब 550 किलोमीटर का ये मार्ग है, जिसमें 13 प्रोजेक्ट चल रहे हैं केरल के अंदर, जो उत्तर से दक्षिण की ओर है। NH, जिस माननीय सदस्य जी ने जो जिक्र किया है कि NH 66 पे फ्लाईओवर और अंडरपासों में RS दीवार की गिरने की घटना घटी, स्लोप के धंसने की भी घटनाएं मामले सामने आए हैं। और इसके लिए हमने IIT पलक्कड़ और
IIT दिल्ली, IIT कानपुर और IIT गांधीनगर के संस्थानों की एक समिति बनाई गई और उन समितियों के अनुसार जो भी हमको गाइडेंस किया गया वो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा उस पर कार्रवाई अपने खर्चे पर ही कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है। और भी RS वाल्व में संबंधित घटनाओं में 10 भूवैज्ञानिक संस्थानों की नियुक्ति किया गया है, जो कि NH 66 पर ऐसे 351 फ्लाईओवर को भू विश्लेषण कर रहे हैं। यह IIT पलक्कड़ के देखरेख में काम हो रहा है। बाकी का निर्माण मानकों की समीक्षा के बाद अब केरल राज्य के तटीय क्षेत्र में मिट्टी की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए भू तकनीकी विशेषज्ञों के रिपोर्ट के आधार पर काम चल रहा है और फ्लाईओवर के हिस्से को बढ़ाने का भी हम डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया है। RS दीवार की ऊंचाई को कम करने का भी निर्णय लिया है ताकि वो उनकी भविष्य में टूटने की संभावनाएं ना रहे। जो कंफ्यूजन माननीय सदस्य जी का था उसको पूरा किया। Honorable member supplementary. Sir, my second question. Sir, in the last session, the honorable minister, the cabinet minister, assured a question raised by Mr. Premendran that the national highway projects, whether the height of the road embankment exceeds 10 meters, a flyover or elevated structure will be constructed instead of earth embankment, and whether the government is ensuring strict compliance with assurance in ongoing projects. And in the national highway, many of the major contractors give it subcontractors, and the subcontractors are not eligible for this type of work. And sir, whether the government proposed to tighten eligibility criteria for technical qualifications, norms and past performance and requirement for the contractors executing national highway projects. And the punishment is very, sir, the penalties imposed on the contractors for substandard construction, safety violations and abnormal delays in national highway projects are very low and ineffective as different. So whether the government proposed to introduce provision for permanent banning or long-term debarment of this type of contractors whose negligence and faulty execution endangers public life and property. Another question, sir, one more question, sir. There's a major project in the national highway in Kerala, that is Angamali-Kundanur project. Sir, the Angamali-Kundanur bypass, the notification already started, but unfortunately, the 3A notification is cancelled because of due to the delay of the land acquisition. Now, sir, my question is, sir, whether the government proposed to reissue the 3A notification, the 3A notification within the month of February itself. 5 questions. माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि माननीय सदस्य जी के द्वारा कहा गया है कि उसमें डिज़ाइन में कोई चेंज किया गया है, मगर आपके मतलब सदन की जानकारी के लिए, क्योंकि ये 6 लेन +2 जो सर्विस रोड है 6 लेन पर बनाए हैं, तो ये करीब 43,000 टोटल इसमें खर्च आ रहा है। और इसमें लैंड, क्योंकि लैंड की कॉस्ट भी केरल में बहुत ज़्यादा रहती है और मिट्टी की भी, चूँकि मैंने जैसे बताया है कि IIT दिल्ली, IIT पलक्कड़, गांधीनगर, जो भी उन्होंने हमको रिपोर्ट दी है और भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार ही हम उसकी हाइट में भी कोई परिवर्तन करना है वो किया जा रहा है। और जैसा उन्होंने बोला है कि इस विषय में जो कंडीशन के अनुसार DPR में रेटिंग दी गई है और रेटिंग अभी कट रहे हैं, और अगर कहीं पर भी इसमें कोई समस्या आएगी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी हम कर रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर माननीय सदस्य जी ने जो क्वेश्चन कहा है, क्योंकि वहाँ एक टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि मिट्टी ना मिलना और उसके कारण से बड़ी समस्या रहती है। रोड में जो हमको भूमि की ज़रूरत जितनी होती है वो भी बहुत समस्या रहती है, क्योंकि 45 मीटर में ही हम 6 लेन रोड भी बना रहे हैं, 2 लेन भी बना रहे हैं और ट्रैफिक का भी बहुत सारा प्रेशर रहता है और ट्रैफिक भी रोकना कठिन है और रोड को भी चलाते हुए काम करना वो भी कठिनाई है। कभी कभी हमको डाइवर्जन देकर भी रोड बनाने की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए भी स्थानीय सरकार की, राज्य सरकार की भी हमको सहयोग चाहिए। जैसा माननीय सदस्य जी के द्वारा कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ हम वो सारी जांच के आधार पर जो भी जिस पर कार्रवाई कर रहे हैं वो सारी कार्रवाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। क्वेश्चन नंबर 7। माननीय मंत्री महोदय। सर, पटल पर लग दिया गया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने जल जीवन मिशन आपने शुभारंभ की और जिसके वजह से नल का जल गांव के घरों तक पहुंच रहा है। महोदय, शुरू में यह मामूली सा 10% के लगभग घरों में था, लेकिन आज इसकी परसेंटेज बढ़ करके काफ़ी आगे हो गई है। लगभग 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.79 करोड़ से अधिक यानी 81.56% परिवारों के पास उनके घर में नल का जल पहुंच गया है। यह काफ़ी हमें लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी नहीं, यह देश के लिए इससे बड़ा सुखद कोई समाचार नहीं हो सकता। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बिहार के अभी तक कितने घरों तक यह नल का जल गया है और वहां किस तरीका से पूरे 100% घरों तक यह पहुंच जाएगा, क्योंकि इन्होंने देश के 8 राज्यों में और 3 केंद्र शासित राज्यों में 100% नल का जल पहुंचाने में सफलता पाई है। बिहार में कब तक 100% घरों तक नल का जल पहुंच जाएगा, मैं माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न भी पूछा और बहुत अच्छी जानकारी भी सदन को दी है। 2019 तक पूरे देश के अंदर सिर्फ 3,19 लाख सिर्फ कनेक्शन थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको जल जीवन मिशन के द्वारा राज्य सरकार की जवाबदारी होने के बावजूद उसके अंदर आर्थिक और टेक्निकल जो सहायता देने की जो योजना बनाई, उसके कारण आज के तारीख में करीब 16 करोड़ घरों के अंदर पूरे देश में 81% से ज़्यादा घरों में पानी दिया गया है। ये जो सदस्य ने पूछा है कि उनके बिहार में क्या स्थिति है, तो बिहार सरकार ने जल जीवन मिशन में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने अपने पैसे से काम किया है और उनको मैं अभिनंदन भी दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कम खर्चे में अच्छी क्वालिटी के साथ बिहार में भी काम किया है और वो बिहार ने खुद ने किया है। इसके लिए उनका फिगर हमारे पास अभी नहीं है, मगर उनकी जानकारी मिलेगी। माननीय सदस्यगण, मैं आज देख रहा हूं कि कई लोग इधर भी और उधर भी बातों में बहुत व्यस्त हो रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है और निवेदन भी है कि सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा और सभागृह के अंदर की मर्यादा बना के रखेंगे, जब ही देश के अंदर लोकतंत्र की मर्यादा रहेगी। इसीलिए आपको कोई बहुत लंबी चर्चा करनी हो तो आप सदन के बाहर जाकर चर्चा करें, नहीं तो मैं नाम से टोकूंगा। माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी, बहुत देर से आप चर्चा करें, बाहर जाके चर्चा करो, अंदर नहीं। जो भी मैंने कहा कि कुछ देर 2 मिनट कोई बात करनी हो कर लो, लंबी मंत्रणा के लिए सभागृह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने काफ़ी विस्तार से और बहुत से सही जो वास्तव में देश में नल का जल पहुंचा है उसकी जानकारी दी है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि आपने आंगनबाड़ी और स्कूलों में देश के लगभग 90% स्कूलों तक आपने नल का जल पहुंचाया है, और लगभग 86% आंगनबाड़ी केंद्रों तक आपने पहुंचाया है। मैं बिहार के संबंध में माननीय मंत्री से विशेष करके महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र बिहार के बारे में मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वहां कितने % आंगनबाड़ी और कितने % स्कूलों तक नल का जल पहुंचा है, और उसमें महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में यह कितने % पहुंचा है, और कब तक 100% बिहार के सभी स्कूलों में, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के एक घर परिवारों तक नल का जल पहुंच जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी बताया कि बिहार सरकार ने जल जीवन मिशन में कोई हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने कोई ग्रांट भी नहीं ली। उन्होंने अपने पैसे से अपना DPR बना के उन्होंने काम किया है, अच्छा काम भी किया है, मगर उन्होंने कितने आंगनवाड़ी में पानी दिया है इसका डिटेल हमारे पास अभी नहीं है।
मेरी शायद में आपने जवाब में दिया है जी। स्कूलों में 89.62 और आंगनबाड़ी में 80.60 आपने जवाब दिया है। पूरे देश का है वो। हाँ जी। पूरे देश का है जी। जबकि शेष आज अपनी योजनाओं से कार्य करेंगे। स्कूलों में ये पूरे देश का आंकड़ा है। जी। क्वेश्चन नंबर नवचरण माझी जी। नवचरण माझी। क्वेश्चन नंबर 8 श्री वीके श्रीकंदन। आज सबका आप देखिए मान्य सदस्यों का बहुत मुश्किल से 20 में लॉटरी में नंबर खुलता है। अब आप 5 पे 6 पटक जाए तो 14 के साथ अनजस्टिस है नहीं? बताइए अनजस्टिस है नहीं है? बताइए। नहीं आप बताइए। अच्छा आप निर्णय के लिए सदन पे निर्णय पे छोड़ता हूं। अगर आप कहेंगे कि वो 5 के लेकर हमारी सप्लीमेंट्री पूछ तो मैं 1 में सप्लीमेंट्री पूछ कर पूरा 1 घंटा 1 में खर्च कर सकता हूं, लेकिन न्याय है नहीं है? बताइए आप। 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यहाँ पर और इतने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बड़ी मुश्किल से 20 के क्वेश्चन आते हैं। मैं सदस्यों से भी कहूँगा संक्षिप्त में पूछे और माननीय मंत्री महोदय से भी कहूँगा संक्षिप्त में पूछे, ताकि हम 20 के प्रयास करते हैं फिर आगे धीरे धीरे सप्लीमेंट्री का ही प्रयास करेंगे। श्री के वीके श्रीकंदन। नो मंत्री जी को। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय उत्तर सभा पटल। क्वेश्चन नंबर 9 श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला। माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 9। माननीय मंत्री महोदय। उत्तर पटल पर रख दिया गया है। ओके 1 मिनट माननीय सदस्य। हाँ नंबर 8। तो आप नंबर 8 आप उठ नहीं पाए थे ना। माननीय मंत्री महोदय कर चुके सर। माननीय सदस्य ऑनरेबल मेंबर प्लीज स्पीक क्वेश्चन। Sir, my question is, what are the total number of detailed projects reports prepared so far on the proposals received concerning Kerala State? अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय सदस्य जी के द्वारा बोला गया है कि राज्य की सरकार राज्य सड़क को एनएच करने के लिए, जैसा कि पूर्व में भी हम लोगों ने जानकारी दी है मंत्रालय ने, कि सामरिक महत्व को दृष्टिगत करते हुए और जो स्टेट सेक्टर की रोड है उसमें पीसीओ जो पैसेंजर कार यूनिट के आधार पर और टूरिज़्म के देखते हुए और राज्य सरकार के आग्रह पर भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जहाँ क्योंकि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत ही हम एनएच ले पाते हैं। वर्तमान में चूँकि 1.5 लाख किलोमीटर एनएच हमारे पास है, ऑलरेडी हम उन्हीं को जो 4 लेन है 6 लेन करने का काम उसी को डेवलपमेंट करने का काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि माननीय सदस्य जी ने जो प्रस्ताव देते ही रहते हैं तो उस पर हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा आकलन किया जाता है और उस पर कार्रवाई करते हैं। ऑनरेबल मेंबर। Sir, my second supplementary is about 2 state roads, that is Palakkad to Thrissur via Ottapalam and Shornur, and Pollachi to Thrissur via Gopalapuram, Koonyambara and Palakkad. As these 2 roads have high density of vehicular movements, whether the government has received any proposal for converting these state roads as a national highways? If so, steps taken. महोदय, चूँकि माननीय सदस्य जी ने फिर स्टेट सेक्टर्स की रोड का जिक्र किया है, मैंने कहा है कि हमने इन सब मानकों के आधार पर जो उस पर पीसीओ है उस पर ध्यान रखते हैं, मगर हम फिर भी भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को भी ठीक करने के लिए CRIF फंड से पैसा दिया जाता है। उस फंड के माध्यम से भारत सरकार के पैसे मिलने वाले फंड से राज्य सरकार उस पर काम कर सकती है, उसके को बेहतर बना सकती है। ये मैं माननीय सदस्य कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 9। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री ने वो जल स्रोतों में से डिसिल्टिंग के बारे में जवाब दिया है, उसके लिए मैं इनका आभारी हूँ।
मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले वहां रीजनल वाइब्रेंट समिट हुआ था और उसी के चलते आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पधारे थे और उन्होंने इस विस्तार के लोगों के एक्सप्रेशन को बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ाने का प्रयास किया। इसके सिलसिले में मैं 2 मिनट एक लाइन बोलना चाहूँगा सर। राजकोट, मोरबी और जामनगर मिला के एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब डेवलप हो रहा है। इसके चलते पूरे सौराष्ट्र में से और देश में से उसी क्षेत्र में आबादी भी बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही है। इसी के चलते मेरा माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा अनुरोध है कि वर्तमान जल स्रोतों को जैसे कि आजी, न्यारी, रांदरडा, लालपरी और एक नया सरोवर बनाया है अटल सरोवर, इन सभी जल स्रोतों की क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ओर से, जल शक्ति मंत्रालय की ओर से, राज्य सरकार और कॉरपोरेशन को साथ में लेकर कोई विस्तृत योजना बनाने का आशय है, ऐसा मैं नम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, सांसद मेंबर खुद राजकोट से आ रहे हैं और उनको पता है कि राजकोट में पीने के पानी की भी बहुत किल्लत थी और माननीय प्रधानमंत्री जब वो मुख्यमंत्री थे जब भी उन्होंने कई जो बांध बनाए और नर्मदा से सीधा सभी डैम के अंदर जो पानी डाला, उसके वजह से पीने के पानी की किल्लत ख़त्म हो गई है। अब जो इंडस्ट्री वहाँ पर बढ़ रही है उसके लिए जो पानी के स्रोत है वो बढ़ाने की कोशिश हम करें, जल जीवन मिशन का विषय नहीं है, मगर हमारे मंत्रालय में से ही हम लोगों को भी साथ जोड़कर वहाँ पर जल संचय जन भागीदारी का एक कंसेप्ट जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया था उसके आधार पर कर रहे हैं। उसके अंदर कभी तक 39.6 लाख स्ट्रक्चर अभी तक ये 10-12 महीने में बन गए हैं और सांसद जी को पता है, मेंबर ने उसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि राजकोट में पूरे गुजरात में सबसे ज़्यादा काम हुआ है और लोगों ने सहयोग करते हुए और करीब 15 हिटाची उस काम के लिए जो NGO को भी दिया उसके ऊपर भी काम चल रहा है और सबसे अच्छा काम राजकोट और मोरबी विस्तार में हो रहा है। जो आवश्यकता एकदम बड़ी है उसके कारण पानी की व्यवस्था करनी भी आवश्यक है और उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, मगर ये जो जल जीवन मिशन का ये सब्जेक्ट नहीं है। मेंबर सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राज्य सरकार का विषय है वो मैं मानता हूँ, मगर सर जल शक्ति मंत्रालय बनने के बाद जैसे सभी पानी के स्रोतों को उसका अध्ययन करना, उसके विवेकपूर्ण उपयोग करने की जो गाइडलाइन से भी केंद्र सरकार की ओर से प्रकाशित हुई है, उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार और स्थानीय तंत्र को साथ में रखकर कोई एक प्लान बने जिसके जरिए इस विकसित एरिया के जल आपूर्ति के लिए भविष्य में बाधा न पड़े। बहुत सुझाव बहुत ही अच्छा है और उसके ऊपर अमल भी हुआ है। कई राज्यों ने ये गाद निकालकर उसमें से भी आर्थिक उपार्जन का काम किया हुआ है और वो बहुत बड़ी मात्रा में हो भी रहा है। गुजरात के अंदर भी और बाकी राज्यों में भी, राजस्थान के अंदर भी गाद निकालकर डैम में उसकी क्षमता बढ़ाने की जो कोशिश की है उसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं। यहाँ पर भी जो हमने 2022 में घाट निकालने की जो कार्यशैली है उसके लिए भी एक राष्ट्रीय ढांचा प्रकाशित किया है ताकि राज्यों और बांध के मालिकों को घाट प्रबंधन कैसे करना है उसकी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाए। ये जो घाट निकालना है वो भी जो उसके मालिक होते हैं, स्टेट होते हैं या केंद्र सरकार है, तो उनकी वो जवाबदारी होती है, मगर बांध को नुकसान ना हो उसी तरह से एक घाट निकाला जाए, उसके कारण उसकी क्षमता बढ़े, ये कोशिश पूरी तरह से हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10 श्रीमती रूप कुमारी चौधरी। तो मैंने खत्म हो गया थिएटर, बोले क्यों, मैंने जो कुछ। श्री बन्नालाल रावत जी। सर, प्रश्न नंबर 10। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने विकसित भारत में विकसित जनजाति बस्तियों को लेकर
धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान चलाया, ये बहुत उत्कृष्ट है, बहुत इसमें संभावनाएं हैं। माननीय मंत्री महोदय ने विस्तृत जवाब भी दिया है कि 17 जो है इसमें लाइन मिनिस्ट्रीज हैं और 25 इंटरवेंशन है। मेरा आग्रह ये रहेगा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि मंत्री महोदय की उसमें पूरा जवाब नहीं आया। मेरा आग्रह ये है कि 25 इंटरवेंशन जब जनजाति बस्तियों में जाने लगभग 63,000 गाँव में, तो क्या हर एक गाँव का कोई प्लान बना है, और यदि प्लान बना है तो कितने प्रस्ताव अभी तक आए हैं? ये मेरा आग्रह आपसे। माननीय सभापति जी, देश में सर्वाधिक शासन जिन दलों ने किया, उन्होंने जनजाति समाज की पृथक से कोई चिंता नहीं की, किंतु स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनजाति मंत्रालय का पृथक से निर्माण करके जनजाति समाज के बंधु बांधवों की चिंता की। देश के संवेदनशील और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, जिसमें 63,000 गांवों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री जनमन, जिसमें जो अति पिछड़ी जनजाति, माननीय मंत्री जी जब जवाब दो जेब में हाथ मत डाला करो। पीबीटीजी अति पिछड़ी जनजातियों को इसमें सम्मिलित करके और उनके सर्वांगीण विकास की रूपरेखा बनाई गई है और जिसपे युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, इसी तरीके से आदि कर्म योगी योजना, श्री अन्न योजना, पेशा एक्ट जो जल जंगल जमीन जिसके लिए अनवरत जनजाति समाज संघर्ष करते रहा है, पेशा एक्ट लागू किया गया। जनजाति समाज में जो एनीमिया है, रक्ताल्पता है, कुपोषण जैसी उनकी बीमारियां, उसके निराकरण के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जनजाति गौरव दिवस, मेरा कथन ये था महामहिम अध्यक्ष जी कि जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार के नेतृत्व में चल रही है। माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं उस संबंध में विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रखी जा चुकी है, फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया था। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए गए 25 उपाय शामिल हैं और इसका लक्ष्य अति पिछड़े गांवों और आकांक्षी जिलों में अवसंरचना और मानव विकास के अंतर को पूरा करके जनजाति समुदायों का समग्र सामाजिक विकास करना है। आप तो इतना सा बता दो कि गांव का प्लान बनाया या नहीं बनाया, इतना ही पूछा उन्होंने। इस अभियान के तहत देश भर के 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में 2,911 ब्लॉकों में कुल 63,843 जनजाति गांवों को कवर किया गया है। इस अभियान में छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों के क्रमशः 6,691 और 7,667 गांव इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं मुन्ना लाल जी? जी सर, आग्रह यह है कि 63,000 गांव, तो ऐसा लगता है कि गांव को यूनिट बनाया। मेरा आग्रह यह कि हर एक गांव में ग्राम सभाएं करके वहां जो भी अंतराल है योजना का 25 इंटरवेंशन बिल्कुल क्लियर है, क्या अभाव है उसका पूरा प्लान यदि बन जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए ग्राम सभाओं के आयोजन करना इसमें एक अच्छा उपाय हो सकता है। मेरा आग्रह यह है कि ग्राम सभाओं का आयोजन सरकार करना चाहती है। सुझाव अच्छा है, सुझाव आपका बहुत उत्तम है और आगामी आपके सुझाव पर कार्यवाही की। क्वेश्चन नंबर 11 श्री देवेश साक्या। नहीं, माननीय मंत्री महोदय, उत्तर सभा पटल पर। क्वेश्चन नंबर 12 श्री बीके पार्थसारथी। प्रश्न संख्या बोलो आप। सर 12 सर, क्वेश्चन नंबर 12। माननीय मंत्री महोदय, विस्तृत विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। Speaker sir, I would like to ask the Honorable Minister through you sir. Sir, timely
access to credit is critical for SC/ST entrepreneurs to sustain enterprises, meet working capital needs, and prevent business disruptions. What specific steps has the ministry taken to address delays and ensure timely credit disbursable to SC/ST entrepreneurs, particularly women under the NSSH scheme, sir? अध्यक्ष महोदय, हमारा जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हब्स है, उसमें विशेष करके जिसकी चर्चा अभी माननीय सदस्य ने किया है, हम लोग उनके विकास के लिए, उनका एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम करते हैं और उसमें महिलाओं के लिए विशेष ध्यान देते हैं। और उसका जो हमारे पास विवरण है उससे जो दे दिया गया है, उनको शायद पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं बता सकता हूं कि जो कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया गया है वो 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक के दिया गया है और टोटल में दिया गया है कि पुरुष लाभार्थी 68.18 है, जबकि महिलाओं का जहां तक सवाल है 39.72% लाभान्वित है। और उनके लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, जब से ही इसका प्रारंभ हुआ है 2016-17 में प्रधानमंत्री जी के बजट में जो हुआ था, 16 में प्रारंभ हुआ था और तब से इसमें हम लोग लगे हुए हैं और समस्त भारत में लगभग 15 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति हमारा जो हब्स है उसके माध्यम से कार्य हो रहा है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री? नो? ओके। लाओ श्री कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 13, कैप्टन विरायतु फर्नांडिस। ओके। माननीय मंत्री महोदय, ऑनरेबल मेंबर्स। Thank you, Speaker, sir. Sir, this is concerning the construction of a flyover in front of Dabolim Airport, which is meant, everybody knows, for transporting coal from MPA to other states. Sir, as per the rules, for any construction near the airport, as per the Gazette notification of Ministry of Civil Aviation, it is mandatory to take a NOC for OLS, obstacle limitation surface. लेकिन इस कंस्ट्रक्शन में सर ना एनओसी लिया, बार बार हम बताते रहे और इंडियन नेवी सर, which is the custodian of the airport, told the NHI contractor, please take the NOC because it is a danger for civil aircraft which are coming. But they were defiant. People went to the High Court and the High Court told to take the NOC from Navy. Accordingly, the design was altered. 17 pillars have been cut. So what is the loss suffered by the center while cutting this? Because this is only meant to benefit the person who is transporting the coal from MPA to other states. Because all the people constructing the houses around the airport have to mandatorily take permission. Honorable माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि जैसा कि माननीय सदस्य जी के द्वारा बताया गया है कि डीपीआर कंसल्टेंट ने जो स्वीकृति काम करने से पहले ली थी उस पर उचित कार्रवाई की जा रही है। जो माननीय सदस्य जी के द्वारा निवेदन किया है, वहाँ पर बिल्डिंग इसमें जो मौजूद है उसकी ऊंचाई इस फ्लाईओवर से ज़्यादा है, इसलिए कंसल्टेंट से स्वीकृति नहीं ली थी। इस पूरे प्रकरण में लगभग 4 करोड़ की अतिरिक्त खर्च आ रहा है, उस पर मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया। Honorable member, supplementary. Sir, my humble request is that action should be taken against the NHI officials who defied taking permission from Indian Navy and leading to the loss, because it is only going to benefit the transporter Adani. माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जो एनओसी लेने के उपरांत जो बाकी का डीपीआर में एक्स्ट्रा हमको इन्वेस्टमेंट करना है वो कर रहे हैं और जो डिपार्टमेंट विभागीय कार्रवाई है तो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14,
श्री गोपाल जी ठाकुर। 14 प्रश्न नंबर 14 पुस्तक। माननीय मंत्री महोदय, आज आपका ही पूरा प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति को उत्तर दिया गया है। डिपार्टमेंट पूरा समझ जाओगे इस बहाने। सभापति को उत्तर रख दिया गया। बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जो बिहार का प्रथम एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा जो लगभग 12,000 करोड़ से बनने जा रही है और वर्षों से कार्यों में काफ़ी धीमी गति है, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं आमस दरभंगा कार्य कब तक पूरा होगा और क्या उसको दरभंगा से नेपाल तक जो भारत का सीमा है वहाँ तक कब तक इसको ले जाएंगे। दूसरा मेरा प्रश्न था, इसमें जो दरभंगा जयनगर 527B राष्ट्रीय राजमार्ग जो जयनगर तक गई है उसमें मात्र 15 किलोमीटर का टेंडर हुआ और वह भी वर्षों से लंबित है, उस पर कोई काम अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है। तीसरा इसमें मैंने विषय को रखा है दरभंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना, वह भी वर्षों से लंबित है, उस पर किसी तरह का काम अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है और जो भी आरओबी है दरभंगा का उस पर भी कुछ अभी तक काम नहीं हो रहा है, काफ़ी धीमी गति से चल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी के द्वारा जो आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के 25% कार्य हमारा प्रगति पर है। दरभंगा जयनगर जो माननीय सदस्य जी के द्वारा अपना विषय उठाया गया वो स्वीकृत हो चुका है, उसकी डीपीआर उन्नत स्थिति में है और उस पर कार्रवाई बहुत जल्दी की जाएगी। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने बोला दरभंगा एलिवेटेड कॉरिडोर और आरओबी के जो मामले उठाए हैं जो राज्य सरकार से संबंध रखते हैं, क्योंकि वह एनएच पर नहीं है, उस पर राज्य सरकार को निवेदन किया गया है और मैं माननीय सदस्य जी को आश्वस्त करता हूं कि आपके क्वेश्चन के अनुसार ही कि एनएच के नेटवर्क नए एनएच नेटवर्क पर दरभंगा और मिथिला रीजन में भी कार्य प्रगति पर है। दिसंबर 2026 तक आमस दरभंगा का कार्य पूर्ण होने की संभावना है। दरभंगा जयनगर में अगले वित्तीय वर्ष में हम काम को शुरू कर दिया जाएगा, ये माननीय सदस्य जी को मैं अवगत कराना चाहता हूँ। माननीय मंत्री से आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय जानना चाहेंगे, जो एनएच जो मुजफ्फरपुर दरभंगा झंझारपुर अररिया जो गई है वह भी जर्जर स्थिति में है, उसका भी जरा आंसर दे। माननीय अध्यक्ष जी उत्तर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला, मैं उत्तर भी बोल। क्वेश्चन नंबर 15 श्री विष्णु दयाल राम, संख्या 15। माननीय मंत्री महोदय, ऑनरेबल मेंबर। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय मंत्री जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत विस्तृत उत्तर दिया है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या राज्यों को या शहरी निकायों को अतिरिक्त सहायता या प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है या प्रदान करने का विचार है ग्रीन टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन के लिए, यथा सोलर एनर्जी के लिए या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए या सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल के यूज़ के लिए। अध्यक्ष महोदय, ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो डिपार्टमेंट ने तय किया है कि PMAY 2.0 के हिसाब से इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए एक फंड ये बनाया गया है, उसके माध्यम से टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट ये दी जाती है। 1,000 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर, मैक्सिमम 30 स्क्वायर मीटर तक के मकान के लिए ये दिया जाता है और इसमें साथ में स्टेट्स को भी उतना ही पैसा इसमें देना होता है। तो इस नाते से स्टेट का योगदान भी आना चाहिए। मुझे ये बताते हुए थोड़ा कष्ट भी हो रहा है कि अभी झारखंड ने इस योजना के अंतर्गत केवल 2834 घर सरकार की स्वीकृति के लिए
और ये हमने उनको भेजे थे, अभी तक उनका उत्तर नहीं मिला है। इसलिए मेरा निवेदन है झारखंड सरकार इसमें थोड़ा प्रगति दिखाए तो निश्चित रूप से इनको लाभ, गरीब जनता को और ज़्यादा लाभ होगा। ऑनरेबल मेंबर, मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रहने वाले लाभुकों को एनर्जी कंजम्पशन की कोई समीक्षा की है कि उनको एनर्जी कंजम्पशन में कोई फ़ायदा हुआ है या अथवा नहीं हुआ है, क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन के आधार पर यह मकान निर्मित है? अध्यक्ष महोदय, इन सब टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के बाद एक स्टेट के साथ मिलकर के कमेटीज़ बनाई जाती हैं और वो कमेटी थर्ड पार्टी के माध्यम से इस प्रकार का सब सर्वे कराती हैं और दिशा निर्देश ऐसे हैं कि तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसियां उसके माध्यम से मिशन में BLC, AHP और RH घटकों के तहत इसकी गुणवत्ता और बिजली का जितना भी उसमें लाभ होता है उसका मूल्यांकन करें और ये स्टेट के माध्यम से इसका उत्तर दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 श्री के सुधाकर। माननीय मंत्री महोदय, उत्तर पटल पर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 डॉक्टर हेमंत विष्णु सवरा। सर, क्वेश्चन नंबर 17 सर। माननीय मंत्री महोदय, Answer has been placed on the table of the House. सर, ये माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और एविएशन मिनिस्टर नायडू सर और हमारे MOS मुरलीधर मोहोल जी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि नवी मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेशनलाइज हो गया है। मैं पालघर के बारे में जो क्वेश्चन पूछा था तो आंसर में जवाब मिला कि साइट क्लियरेंस अभी तक स्टेट से नहीं मिला है। मैं जानना चाहता हूं कि साइट क्लियरेंस के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलके क्या उपाय योजना बना रही है और साइट क्लियरेंस कब तक मिल सकता है? अध्यक्ष महोदय, आंसर में हमने इस तरह लिखा था कि जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी है उसके तहत अगर राज्य सरकार कोई साइट निर्धारित करता है कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनना चाहिए तो उसके हिसाब से हम साइट क्लियरेंस का एक्टिविटी हम शुरू करते हैं। पर पालघर डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसी जगह स्टेट गवर्नमेंट से हमारे पास आया नहीं है कि ये यहाँ पे एयरपोर्ट बने। तो अगर ज़मीन का कुछ आइडेंटिफिकेशन होके वहाँ पे बनाने के लिए अगर एक प्रपोजल आता है तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन साइट क्लियरेंस के लिए कंसिडर करती है। अभी कोई भी जगह इस तरह से निर्धारित नहीं किया गया है। थैंक यू सर। जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है या फिर हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने घोषणा की है कि वो पूरा समुद्र के अंदर बनने वाला है, तो समुद्र जीवों पर भी उस पर असर होने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार नेचुरल फिशिंग, फिशरमैन और एरिया फिशिंग पे ऊपर ध्यान दे के उसका स्टडी करके उपाय योजना की कुछ काम कर रही है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है क्योंकि अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एक पहला प्रयोग ऐसा कर रहा है कि ऑफशोर में भी, समुद्री तट में भी हम एक एयरपोर्ट बनाएं, वाधवा पोर्ट के साथ वहाँ पे बनाएं। बट जब भी हम कोई नया एयरपोर्ट लैंड का हो या सी के बगल में हो कोई ऐसा बनाते हैं तो ज़रूर एनवायरनमेंट क्लियरेंस उसका लेना पड़ता है। और जब एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेते हैं तो जो भी इश्यूज़ आदरणीय सांसद जी ने मेंशन किया उन सब का भी वो सर्वे होता है, उन सब के ऊपर भी कार्रवाई करने के बाद ही वो क्लियरेंस मिलता है, तो वो सबका वो करेंगे। श्री खनेन मुर्मू, आप सभापति टेबल के लोग हैं, ऐसे नहीं उठते बीच में आप। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं ताकि विस्तार से उत्तर दिया हुआ। लेकिन मेरा मालदा उत्तर लोकसभा क्षेत्र, मैं मंत्री जी से कई बार मिल चुका हूं। सर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मालदा एयरपोर्ट एक पुराना एक एयरपोर्ट है, वो बहुत धीमे से काम चल रहा है, लेकिन वो पुराना एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है, लेकिन वो विस्तार नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं बार बार मंत्री जी से मिलके मैं बताया ताकि उसी में मालदा में एक एयरपोर्ट बने, ताकि मालदा का एयरपोर्ट अगर बनेगा तो ये 250 किलोमीटर
वो सिलीगुड़ी से भी 250 किलोमीटर है और कोलकाता से भी 350 किलोमीटर दूर में है। तो इसीलिए मालदा में एक एयरपोर्ट बने तो बहुत अच्छा होगा। इसमें बिहार, झारखंड और बंगाल का भी सुविधा होगा, सभी यात्रियों को सुविधा होगा। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, मालदा जो वेस्ट बंगाल में एक जगह है, वहाँ पे एक पुरानी एयर स्ट्रिप है और मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आदरणीय सांसद जी काफ़ी प्रोएक्टिवली इसके पीछे उनकी कोशिश चल रही है कि यहाँ पे एयरपोर्ट जल्दी से जल्दी खुले। बट इसके पीछे जो फैक्ट्स है वो एक बार ज़रूर बताना चाहूँगा कि 2016 में 2016 में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक MOU किया था गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के रिक्वेस्ट पे कि वो डेवलप करेंगे इस एयरपोर्ट को। 30 साल का MOU उनके साथ किया गया था। बट उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि काफ़ी दिन तक गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के तहत कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे नहीं किया गया। तो फिर हमने उसको उस ट्रिप को उड़ान के तहत हमने रखा है और बिडिंग के लिए हमने खोला है। तो एयरलाइंस भी काफ़ी उत्साहित है वहाँ से स्टार्ट करने के लिए। बट अभी जिस तरह से उड़ान का स्कीम जो बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्कीम है, जो डोमेस्टिक कनेक्टिविटी को एक नई उड़ान देने के लिए हमारे कामयाबी का स्कीम है, तो वो ऑलमोस्ट 2026 में ख़त्म होने जा रहा है। पर अभी आदरणीय वित्त मंत्री जी भी यहाँ पे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछली बार उन्होंने बजट में भी उल्लेख किया था इसी उड़ान स्कीम का, एक मॉडिफाइड एक्सटेंडेड स्कीम जिसके तहत 120 नए डेस्टिनेशन भी खुलेंगे। तो अगले जो उड़ान स्कीम जो हमारा बनने वाला है उसमें ज़रूर मालदा का उल्लेख करके उसका पूरी तरह डेवलप करेंगे, ये हमारी तरफ से ज़रूर कोशिश रहेगी। प्रश्नकाल समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद देता। माननीय सदस्यगण, मुझे निम्नलिखित माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री वीरेंद्र सिंह, श्री राजेश रंजन, एडवोकेट चंद्रशेखर, श्री एंटो एंथोनी, डॉक्टर मोहम्मद जावेद, श्री के सुरेश। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की आज अनुमति प्रदान नहीं की है। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय मंत्री जी द्वारा आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां मेंबर पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। अब आपको व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध करा दी जाएगी और नए कई परिवर्तन किए हैं जो आने वाले समय में सब परिवर्तन आपको नजर आएंगे। और सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह भी रहेगा, संसद की कार्रवाई को और उचित तरीके से चलाने में और नए इनोवेशन, नए सुझाव आप जो भी देंगे, हम कोशिश करेंगे कि संसद में माननीय सदस्यों के अनुकूलता के अनुसार उन सारे टूल्सों का उपयोग कर ताकि माननीय सदस्यों की क्षमता बढ़ सके और वे अच्छी संवाद चर्चा, सकारात्मक चर्चा कर सकें।